नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक व्रत पढ़ेंगे। व्रत का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और बिना किसी सूत्र के पढ़ेंगे। अगर बगैर सूत्र के पढ़ना है हम लोगों को व्रत, तो उसके बारे में पहले हमको थोड़ा जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कुछ बेसिक जानकारी भी चाहिए होगी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। व्रत व्रत का मतलब है सर्किल, ठीक है। सर्किल की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या होता है व्रत? देखिए, ये एक आकृति बनी हुई है और ये आकृति जो है क्या कहलाती है? व्रत कहलाती है। ये एक व्रत की आकृति बनाई है हमने, थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी है लेकिन मान लीजिए कि आप व्रत ही है, ठीक है। ये व्रत का एक बिंदु है, व्रत के बीचों बीच में, ये कहलाता है केंद्र बिंदु, ठीक। ये कहलाता है केंद्र बिंदु, ठीक है। ये व्रत का केंद्र बिंदु है और ये कहलाती है, ये जो चारों तरफ ये बनी हुई है, ये पूरा सर्किल ये कहलाता है, चारों तरफ व्रत की माप जो चारों तरफ की है ये कहलाती है परिधि। परिधि के लिए हम परिमाप भी कहते हैं, ठीक है। ये कहलाती है परिधि और इस परिधि को परिमाप भी कहते हैं। अब इस केंद्र बिंदु से और इस परिधि तक की दूरी, ये इस केंद्र बिंदु से इस परिधि तक की दूरी ये कहलाती है त्रिज्या। अब त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, मतलब रेडियस होती है। त्रिज्या जो होती है वो होती है रेडियस, ठीक है। इसीलिए हम इसे r लिखते हैं, ठीक। और त्रिज्या को अगर हम यहाँ से मिला दें, ये पूरा यहाँ तक मिला दें, पूरा यहाँ तक मिला दें, मतलब परिधि के इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक मिला दें, तो ये बन जाता है इसका व्यास, ठीक है। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, इसीलिए हम लोग इसे लिखते हैं 2r, ठीक है। व्यास बराबर हो गया 2r, चाहे स्मॉल r लिख लीजिए चाहे कैपिटल R लिख लीजिए, ठीक है। और रेडियस क्या होती है? r होती है, ठीक है। और ये कहलाता है केंद्र बिंदु। अब परिधि के दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं को मिला दिया गया है एक रेखा के माध्यम से, ठीक है। ये एक रेखा हो गई। तो केंद्र के व्रत के परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो व्यास है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। मतलब व्रत का व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्रत का व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर प्रश्न आ जाए कि हम पूरे व्रत पर कितनी जीवाएं खींच सकते हैं, तो चाहे तो आप यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक जितनी चाहे उतनी खींच दें। एक यहाँ खींच दें, एक यहाँ खींच दें, यहाँ खींच दें, यहाँ खींच दें, चाहे यहाँ खींच दें, चाहे ऐसे खींच दें, जितनी चाहे उतनी खींचिए। तो पूरे व्रत पर व्रत की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो जीवा कहलाती है। और पूरे व्रत पर हम जितनी चाहे उतनी जीवाएं खींच सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरे व्रत पर अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। पूरे व्रत पर अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं और सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो होती है हमारी व्यास। व्रत का व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब इस व्रत की जो त्रिज्या हो गई और ये चारों तरफ की ये हो गई हमारी परिधि। अगर हम व्रत की परिधि निकालना चाहें तो देखो, रेडियस जो हमारी त्रिज्या होती है, त्रिज्या तो r ही होती है और r जो होती है वो होती है इकाई में, ठीक। और अगर हम इसका पूरा परिधि निकालना चाहें अर्थात परिमाप निकालना चाहें, तो इस व्रत की जो परिधि होगी वो कहलाएगी 2πr, ठीक है। 2πr, ये भी इकाई में होती है, इकाई में हो सकती है और इकाई हमारी कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है या अन्य कोई भी मात्रक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कहलाती है परिधि। परिधि जो होती है वो इकाई में होती है। और अगर हम इस व्रत का
पूरा क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्षेत्रफल हमारा ये कहलाता है, ये जो हमने पूरा डार्क सर्कल से कर दिया है, ये पूरा कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम इस क्षेत्रफल को निकालना चाहें, तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, ये कहलाता है पूरे इस वृत्त का क्षेत्रफल। चूंकि वृत्त हमारा खाली होता है, चूड़ी के अनुमान होता है, चूड़ी जैसे आप लोगों ने चूड़ी देखी होगी, चूड़ी जो है गोल होती है, बीच में खोखली होती है, ऐसे ही वृत्त हमारा जो है वो बीच में खोखला होता है, अर्थात एक केवल सर्कल टाइप का होता है। ये हमने आपको बताने के लिए ये इस तरह की लाइनें खींची है। इनसे मतलब ये नहीं है कि ठोस होता है, ठोस नहीं होता है, ठोस जो होता है वो गोला होता है, लेकिन जो हमारी वृत्त होता है वो चूड़ी नुमा होता है, अर्थात बीच में फिल इन द ब्लैंक मतलब खाली होता है। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाले हैं, नोट करते रहिएगा। अब इस वृत्त में अगर हम कुछ अलग करना चाहें, क्या अलग करना चाहें कि हमने इतना वृत्त अलग कर लिया, ठीक है, ये वाला वृत्त जो है इतना हिस्सा हमने अलग कर लिया, ये इसी वृत्त से इतना हिस्सा अलग कर लिया, और ये हमारा केंद्र बिंदु था, और ये त्रिज्या थी, और ये व्यास था 2r। ठीक है, ये व्यास था 2r, और ये r जो है हमारी त्रिज्या थी, और ये हमने अलग कर लिया। जो हिस्सा हमने अलग कर लिया है, अब ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ये हिस्सा कहलाता है अर्धवृत्त। ये वृत्त का आधा होता है, इतना वृत्त हमने आधा कर लिया, ये हिस्सा हमारा कहलाता है अर्धवृत्त। ठीक है, अब इस अर्धवृत्त का हमको निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, ये कहलाता है हमारा पूरा अर्धवृत्त कहलाता है, अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त हो गया। इस अर्धवृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका वही है जो हमने वृत्त का निकाला है, वही अर्धवृत्त का निकालेंगे। लेकिन याद में ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ से आधा नीचे का, आधा ऊपर का आधा ये हिस्सा है, नीचे का आधा हिस्सा अलग कर देंगे, तो जो पूरा हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसका आधा हिस्सा ही तो है ये। तो अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो जो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसका आधा ही तो होगा ये। तो अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो जो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर, और वर्ग इकाई, ये क्या कहलाएगा? वर्ग इकाई। ठीक, ये कहलाता है वर्ग इकाई। अगर हम अर्धवृत्त की परिधि निकालना चाहते हैं, अर्धवृत्त की परिधि निकालना चाहते हैं तो हमें वृत्त की परिधि की आधी करनी पड़ेगी। देखो वृत्त की परिधि ये है, ठीक है, अगर हम इसको नीचे पूरा मिला देते इस तरह से तो ये पूरा वृत्त होता, लेकिन ये आधा वृत्त है। हम जो परिधि निकालते हैं वो ये चारों तरफ वाली परिधि निकालते हैं, ये वाली, और इसमें से हमने इतना हिस्सा अलग कर लिया है, यानी कि जो हम पूरी निकाल रहे थे उसकी अगर आधी कर दें तो ये हिस्सा निकल आएगा। मतलब जो वृत्त की हमारी परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, तो इतनी ये कितनी हो गई? ये हो गई पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर होती है पूरी, तो ये आधी हो गई पाई आर। अब परिमाप होता है चारों तरफ की माप, तो इतना तो है ही है ये, और साथ में ये वाला भी है, तो इसको भी नापना पड़ेगा। और ये पूरा होता है वृत्त का व्यास, व्यास होता है 2r। तो वृत्त की जो परिधि हो जाएगी ये और प्लस ये मिलाकर बनेगी अर्धवृत्त की परिधि, मतलब पाई आर प्लस ये बन गया 2r। यहां से r को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा पाई प्लस 2। तो अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की जो परिधि हो गई वो हो गई r इंटू पाई प्लस 2, और ये हो गया इकाई में। इतनी बात क्लियर? इतनी बात समझ गए हो तो इसे नोट करते जाइए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा, अगर इस वृत्त से हम इतना हिस्सा काट के अलग कर लें, ठीक है, इस वृत्त से इतना हिस्सा काट के अलग कर लें, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और इसको निकाल के हम अलग ले जाएं तो ये इस तरह से निकलेगा।
इस तरह से ये हिस्सा निकल गया बाहर, और जब ये वाला हिस्सा निकल गया है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा निकल गया। अगर हम इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो अगर हम इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो ये हिस्सा जो हम लोगों ने वृत्त से काट के अलग किया है, इतना हिस्सा जो अलग करके निकाला है, ये वाला हिस्सा, हाँ, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस हिस्से को हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। इस हिस्से को कहते हैं त्रिज्य खंड। इस वृत्त से काट लिया गया। अब चूंकि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल जो है वो किससे काट के बनाया गया है? वृत्त के क्षेत्रफल से। देखिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल था, उसमें से हमने इतना हिस्सा काट के अलग कर लिया और ये बन गया त्रिज्य खंड। चाहे तो वृत्त में ही लगा रहने दीजिए, हमने आपको अलग बना के बता दिया है थोड़ा स्पेशली समझाने के लिए, इसलिए आप आसानी से समझ जाएं। तो इतने हिस्से को काट के अलग कर दिया और इतना हिस्सा जब काटा गया तो यहाँ पे एक कोण भी बनेगा। उस कोण को हम नाम दे रहे हैं थीटा। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, इस कोण को क्या कहेंगे हम? थीटा कहेंगे। एक कोण बन गया है ये, और जब ये कोण बन गया, ये कोण बन गया थीटांश, तो हम कोण के माध्यम से इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका क्षेत्रफल जब ही निकलेगा जब हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पता होगा। ठीक है, तो देखिए, त्रिज्य खंड का अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, हाँ, ये थीटा है हमारा, तो थीटा बटे 360 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया थीटा बटे 360 गुणा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, अभी हम आपको पढ़ाने जाएंगे विदाउट फार्मूले से। ना इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, ना इन सारे फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, ना इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। विदाउट फार्मूला पढ़ेंगे, लेकिन हमको एक बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ से टेट, सुपर टेट, सी टेट, SSC GD, SI और रेलवे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से एक प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, तो टेट सी टेट वाले तो बिल्कुल ध्यान से पढ़े, SSC GD वाले बिल्कुल ध्यान से पढ़े, SI वाले बिल्कुल ध्यान से पढ़े। यहाँ से उन्हें 2 क्वेश्चन अवश्य मिलने हैं। वृत्त के बिना कोई पेपर नहीं बनता है, ये जान लीजिए आप। ठीक है, तो वृत्त के बिना कोई पेपर नहीं बनता है, तो यहाँ से हमें पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब इस त्रिज्य खंड की माप निकालना चाहे, ये कहलाती है इसकी चाप। ये क्या कहलाती है? चाप। तो ये देखो यहाँ पे बनी हुई है, तो इस चाप की अगर हम लंबाई निकालना चाहें, कितनी लंबी चाप है, जैसे पहले आप लोगों ने इंटर हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि प्रकार यहाँ पे रखते थे और इस तरह से घुमाते थे, ऐसे करके एक चाप लगाते थे, तो वही चाप है ये। अब ये चाप किससे बनी है? ये चाप बनी है वृत्त की परिधि से। ये जो चाप बनी है वृत्त की परिधि से, तो हमें इस चाप की माप, अर्थात इस चाप की माप, ये टुकड़ा यही तो है अलग रखा है, तो इस चाप की माप निकालनी है तो हमें इस पूरे वृत्त की परिधि पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्य खंड द्वारा वृत्त में काटे गए त्रिज्य खंड की माप, या फिर कह लीजिए चाप की माप, या त्रिज्य खंड की माप, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो त्रिज्य खंड की माप, अगर आपको त्रिज्य खंड की माप निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो थीटा बटे 360 गुणा हो जाएगा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, क्योंकि हमने जो त्रिज्य खंड काटा है वो वृत्त की परिधि से ही काटा है, अर्थात परिधि का माप निकालने के लिए परिधि ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। ठीक है, तो ये हो गई त्रिज्य खंड की माप, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वैसे तो यही हमारा जो है फार्मूला हो जाएगा, और आप चाहें तो इस 2 से 360 को काट सकते हैं। अगर आप 2 से 360 को काट देंगे तो यही फार्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा? देखिए, ये बनेगा थीटा बटे 360 गुणा 2 से इसे काटेंगे तो 360 नहीं आएगा, फिर आएगा ये 180। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16,
तो ये हो जाएगा 180, थीटा बटे 180, यहाँ बचा केवल पाई और आर। ठीक है, यही हो गई इकाई। ठीक है, इतनी बात समझ गए। थीटा बटे 180 गुणा पाई आर, ये हो गया है त्रिज्यखंड की माप। और ये हो गई हमारे अर्धवृत्त के सूत्र, ये हो गए हमारे वृत्त के सूत्र, और ये हो गए हमारे त्रिज्यखंड के सूत्र। ठीक है, इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, अच्छे खासे नोट बना लीजिए, यहाँ से प्रश्न अवश्य आएगा। इसके आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नोट कर लिया होगा विद्यार्थियों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें एक चीज और आती है, दो आकृतियां होती हैं। एक आकृति होती है वर्ग, ठीक है, और दूसरी आकृति होती है आयत। ठीक, ये दो आकृतियां होती हैं, एक होती है वर्ग और दूसरी होती है आयत। वर्ग वह आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर माप की होती है, वह आकृति कहलाती है वर्ग। और प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का। ठीक है, तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वो आकृति वर्ग कहलाती है। और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वह आकृति कहलाती है आयत। ठीक है, ये आयत हो गया और ये हो गया हमारा वर्ग। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा आसानी से समझ जाएंगे तब। और अगर नहीं समझेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा आपको करना। अब देखिए, ये आयत हमारी वर्ग है, ये आकृति हमारी आयत है। अगर इस वर्ग के अंदर प्रश्न कहे कि वर्ग के अंदर एक बड़े से बड़ा वृत्त काटा गया है और उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या फिर उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अगर उन्होंने कह दिया कि आयत के अंदर एक बड़े से बड़ा वृत्त काटा गया है और उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए या उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे करेंगे, हमें ये सीखना है। अगर हम सीख गए ना तो फिर सूत्र उत्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी, धुआं में उड़ाओगे, चुटकी में उड़ाओगे, चुटकी में एकदम। कैसे करेंगे देखिए, ये वाला हमारा वर्ग है। वर्ग के अंदर अगर हम वृत्त बनाना चाहें तो वृत्त, चूंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, तो जो वृत्त बनेगा वो चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बनेगा, एकदम ऐसे। ठीक है, हाँ, जो वर्ग बने वो वृत्त बनेगा, इसके अंदर जो वृत्त बनेगा वो चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बनेगा। वर्ग के अंदर जो वृत्त बनता है वो चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। वर्ग के अंदर जो वृत्त बनेगा वो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बनेगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब जो वृत्त बना है, अब वो कहे कि इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो वृत्त हमारा बना है इस आयत के अंदर, इस वृत्त का कहे कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए, अब ये इसका केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से यहाँ तक की दूरी इसकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी इसकी त्रिज्या कहलाती है। और केंद्र बिंदु से इधर भी अगर मिला देंगे तो यहाँ से देखिए ए से लेके बी तक का, ठीक है, ए से लेके बी तक का ये बन जाएगा वृत्त का व्यास। ठीक है, और जो वृत्त की व्यास वाली जो भुजा है, ये वाली जो वृत्त का व्यास है, ये वर्ग की देखो भुजा के बराबर है। चाहे इस भुजा के नाप लीजिए, चाहे इस भुजा के नाप लीजिए। और चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास, वृत्त का जो व्यास है वह वर्ग की भुजा के बराबर होता है। ठीक है, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। अब वर्ग की भुजा जो भी दी हुई, वो 4 सेंटीमीटर दी है कि 10 सेंटीमीटर दी है, अगर 10 दी है तो वर्ग का व्यास जो है, वृत्त का व्यास जो है 10 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम वृत्त की त्रिज्या निकालना चाहते हैं तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, अर्थात वर्ग की भुजा की आधी होगी, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी वर्ग की भुजा बटे 2। ठीक, मतलब वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो वर्ग की भुजा की आधी होती है। तो इस वर्ग की भुजा अगर मान लीजिए कि 14 सेंटीमीटर है, इस पूरे वर्ग की जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर, तो 14 ये भी होगी, 14 ये भी होगी, 14 ये भी होगी और 14 ये भी होगी। तो वृत्त की जो त्रिज्या बनेगी वो कितनी बनेगी, त्रिज्या हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक, अब आगे आइए आयत में। अब आयत के अंदर अगर हम वृत्त बनाना चाहें तो आयत के अंदर कितना बड़ा वृत्त बनेगा। अब देखिए, अगर वृत्त बनाओगे तो ऐसा तो बनेगा नहीं,
जो चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो ये वृत्त नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगी अंडाकार आकृति। ठीक है, तो अंडाकार आकृति तो बनानी नहीं है, हमको बनाना है वृत्त। तो देखिए कैसे बनेगा इसके अंदर वृत्त। तो जो वृत्त बनेगा आयत के अंदर, वो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ नहीं बनेगा। ठीक है, चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ नहीं बनेगा। वो कैसे बनेगा, देखिए वो इसकी सिर्फ और सिर्फ दो भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बनेगा, इस तरह से। ये वह इसकी केवल दो भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बनेगा, इस तरह से। ठीक, इन दोनों भुजाओं को, ना इस भुजा को स्पर्श कर पाएगा ना इस भुजा को स्पर्श कर पाएगा, क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो हर जगह बराबर होती है। ये इसका केंद्र बिंदु है, इसके केंद्र बिंदु से यहाँ मिला दें, चाहे तो यहाँ पे मिला दें, चाहे यहाँ मिला दें, चाहे यहाँ मिला दें, हर जगह त्रिज्या समान होगी। ठीक है, जब त्रिज्या चारों जगह समान होगी तो भैया लंबा लंबा तो होगा नहीं, गोले होगा। तो समझ लीजिए इस चीज को, अगर समझ लेंगे आसानी से तो क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ जो वृत्त की त्रिज्या बनेगी ये कहलाएगा वृत्त का व्यास। ठीक, ये हो गया हमारे वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास किसके बराबर है, सॉरी ये वृत्त का व्यास हो गया। वृत्त का व्यास किसके बराबर है, आयत की इस चौड़ाई के बराबर है। अर्थात जो हमारे आयत के अंदर जो बड़े से बड़ा वृत्त बनेगा, उस वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का जो व्यास होगा वह होगा आयत की चौड़ाई के बराबर। आयत की जितनी चौड़ाई है उतना ही होगा वृत्त का व्यास। तो वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी आयत की लंबाई की चौड़ाई की आधी। ठीक है, चौड़ाई बटे 2। आयत के अंदर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या होती है चौड़ाई बटे 2। अगर इसकी चौड़ाई मान लीजिए 14 है और लंबाई मान लो कि 28 है और चौड़ाई है 14, तो इस 14 की आधी होगी वृत्त की त्रिज्या, यानी कि कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये पूरा व्यास है और यहाँ से यहाँ तक की ये कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या। इतनी बात क्लियर, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सवालों पर पहुंचते हैं। विदाउट फार्मूला पे क्वेश्चन पढ़ने हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण जो हम आपको नोट कराने जा रहे हैं, आपके टेट की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं विदाउट फार्मूला के सूत्र। ठीक है, विदाउट फार्मूला, हमें फार्मूला नहीं लगाना है। इतने फार्मूले हमने पढ़े इसलिए कि कभी कभी कोई प्रश्न पूछ लेता है और ऑप्शन में केवल फार्मूला ही पूछता है, कहता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, या वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है, या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड के माप ज्ञात करने का सूत्र है। और इस तरह से 4 सूत्रों में से ही एक सूत्र सही होगा जो आपको लगाना होगा। इसके लिए सूत्र भी याद होना बहुत जरूरी है। फिलहाल अगर प्रश्न आता है तो हमको बगैर फार्मूले के करने हैं, बगैर किसी हेजिटेशन के करने हैं। इसके लिए हम एक आपको मानक वैल्यू बताने जा रहे हैं। ठीक है, मानक वैल्यू, मानक वैल्यू हमारी क्या होती है, याद कर लीजिए 7, 44, 154। ठीक है, 7, 44, 154, 7, 44, 154, इसे रटना है, याद करना है, और सारे प्रश्न किसी से फार्मूले से हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखिए ये 7 जो है ये हमारी कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, और 44 क्या कहलाती है, ये कहलाती है परिधि। ठीक, और 154 क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हमारी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि होगी 144 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल होगा 154 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। त्रिज्या जो होती है वो हमारी इकाई में होती है। हाँ, त्रिज्या इकाई में होती है, परिधि भी हमें इकाई में होती है, और क्षेत्रफल होता है वो होता है वर्ग इकाई में। ठीक, अब समझना है आपको, बस थोड़ा सा क्या समझना है। अगर हमारे प्रश्न में त्रिज्या दी हुई है, वो कहता है जैसे एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं हम कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हमें ये कहा गया है तो हमें ये अपनी ट्रिक लगानी कैसे है, 7 44 154। देखो, अगर उन्होंने वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे दी है तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे दी है, तो इस त्रिज्या को त्रिज्या से काटना है। ठीक, इस त्रिज्या को अपनी इस त्रिज्या से काटना है। हमारी जो मानक वैल्यू है वो त्रिज्या की कितनी है, 7, और यहाँ कितनी दी हुई है, 14। अगर हम इस 7 से इस 14 को अगर हम काट दें तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, कितने गुना आएगी, 2 गुना आएगी आपके। ठीक है, अगर हमें निकालनी है वृत्त की परिधि तो परिधि को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2πr, लेकिन हमें सूत्र नहीं लगाना है, हमें लगाना है अपनी परिधि की मानक वैल्यू। तो हमारी परिधि की जो मानक वैल्यू है वो है 44। ठीक है, तो इस 44 की गुणा करनी है इस 2 से। अब इस 2 से गुणा क्यों करनी है, देखिए ध्यान देने वाली यही चीज है, क्योंकि त्रिज्या देखो इकाई में होती है, परिधि भी इकाई में होती है, मतलब दोनों एक एक कैटेगरी के हैं, इकाई इकाई, अर्थात सेम वैल्यू से गुणा करनी है 2 से। तो 44 दूनी कितना हो गया, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई हमारे वृत्त की परिधि। और अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल देखो होता है πr², लेकिन πr² नहीं लगाना है, हमारी मानक वैल्यू क्षेत्रफल की होती है वो होती है 154, और 154 से गुणा करनी है किसकी, इस 2 की, लेकिन 2 की नहीं करनी है, हमें करनी है 2 दूनी 4 की, क्योंकि त्रिज्या देखो हमारी ये त्रिज्या सेंटीमीटर में थी और क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग इकाई में होता है, अर्थात वर्ग सेंटीमीटर में होता है। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 से गुणा नहीं करेंगे, इसका वर्ग करके 2 दूनी 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब गुणा कर लो तो 4 चौक 16 हो गए, 4 पंजे 20 और 1 21 हो गया, 4 एकम 4 और 2 6 हो गए, 616 वर्ग सेंटीमीटर। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बगैर किसी फार्मूले के 2 सेकंड में सवाल कर देंगे। त्रिज्या को त्रिज्या से काट दीजिए, जो निकालना है उससे गुणा कर दीजिए। त्रिज्या दी है तो त्रिज्या से काटिए, परिधि दी है तो परिधि से काटिए, जो निकालना है उससे गुणा कर दीजिए। अगर अभी नहीं समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, वृत्त की अगर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी हुई है, त्रिज्या को त्रिज्या से काट दो, त्रिज्या 7 होती है, 7 × 21 कै गुना आ गया, 3 गुना आ गया। हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 154 की गुणा करनी है 3 × 9 से। 9 से क्यों करनी है, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में होती है, क्षेत्रफल होता है वर्ग सेंटीमीटर में, इसलिए इसका वर्ग करके गुणा करेंगे। 154 की गुणा 9 से करेंगे, 9 चौक 36 हो गया, हासिल के 3 आ गए, और 9 पंजे 45 और 3 48 हो गया, हासिल के 4, 9 एकम 9, 9 4 13, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर किसी फार्मूले के आया ना समझ में, अब भी नहीं आया हो तो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें निकालनी है वृत्त की परिधि। त्रिज्या दे दी 28 सेंटीमीटर। अब इस त्रिज्या को त्रिज्या से काटेंगे, त्रिज्या होती है हमारी 7, 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 कै गुना आया, 4 गुना। और हमें निकालनी है वृत्त की परिधि। अगर परिधि निकालनी है, परिधि हमारी 44 होती है, 44 परिधि भी सेंटीमीटर में होती है, त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होती है, इसलिए सेम वैल्यू से गुणा कर देंगे। 44 की 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 117, 176 सेंटीमीटर। ठीक है, आया ना समझ में, 1 सेकंड में क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक वृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन संख्या 4 है कि एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ये बेसिक सवाल समझ गए तो इसके बाद घुमावदार टफ से टफ कठिन से कठिन सवाल लाकर रख दूंगा और आप चुटकी में करेंगे। तो एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, त्रिज्या को त्रिज्या से काटो, त्रिज्या होती है हमारी 7, तो इस त्रिज्या को त्रिज्या से काटो, तो आप 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, 5 गुना आ जाएगा। हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा होता है, मानक वैल्यू होती है 154,
और 154 की गुणा करोगे इस 25 से, क्यों करेंगे क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में होती है, क्षेत्रफल होता है वर्ग सेंटीमीटर में, तो इसका वर्ग करेंगे 25, 5 का वर्ग हो गया 25, 25 की गुणा करनी है 154 से, ठीक है। तो 25 चौका 100 होते हैं, हासिल के 10, 25 पंजे 125 होते हैं, 10 135 हो गया, हासिल के 13, 25 एकम 25, 25 और 13 हो गए हैं 38, आ गया 3850 वर्ग सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर? अगर समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चनों में पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 वर्ग सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है देखिए, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से काटना है। क्षेत्रफल हमारा होता है 154, मानक क्षेत्रफल होता है 154, इस 616 को 154 से काटना है। तो 616 को आप 154 से काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए छोटी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू है तो छोटी संख्या से काट सकते हैं हम लोग। हाँ, कितने से काटेंगे, 4 से काट ले रहे हैं, 4 3 12 होते हैं, 4 से नहीं कटेगा, 4 3 12 34 आ गए हैं, 4 7 28, 4 8 32, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 7 14 हो गया, 2 7 14, फिर यहाँ से काटेंगे 2 3 6 और 2 8 16, 77 आ गया, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 एकम, यहाँ काटेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, 11 चौक 44, मतलब कितना आ गया, 4 गुना आ गया, ठीक है। यहाँ आ गया क्षेत्रफल क्या गुना आया है, 4 गुना। हमें निकालनी है वृत्त की परिधि। अगर हमें परिधि निकालनी है तो हमारी परिधि की जो मानक वैल्यू होती है, परिधि की जो मानक वैल्यू होती है वो होती है, देखो 44, तो परिधि बराबर हो गई 44, और गुणा कितने से करेंगे, इस 4 गुना से गुणा करनी है, लेकिन कैसे करनी है यही समझना है। क्षेत्रफल होता है वर्ग सेंटीमीटर में और परिधि होती है सेंटीमीटर में। मतलब ये है कि हम वर्ग सेंटीमीटर से जा रहे हैं सेंटीमीटर में, ये ऑलरेडी वर्ग है क्योंकि ये देखो लिखा है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग के पास वाला वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर से जा रहे हैं सेंटीमीटर में, तो इसका वर्गमूल करिए, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 44 दूनी कितना हो गया, 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि आ गई 88 सेंटीमीटर, ठीक है। पसंद आया हो तो लाइक ठोकिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिएगा। आप लोगों को सहयोग की आवश्यकता है, हमारे चैनल को सहयोग प्रदान करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराइए। और इसका सेकंड पार्ट बगैर फार्मूले के कठिन से कठिन सवाल, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले, परिधि वाले, अर्धवृत्त वाले, त्रिज्यखंड वाले, आयत वाले और वर्ग वाले, अगर सभी सवाल पढ़ने हैं तो हमारे सेकंड पार्ट को अवश्य देखिएगा। मिलते हैं फिर, ठीक है, जय हिंद।